हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में सारी जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के टाइप्स बताए थे। फिर उसमें पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन से ही हमने निकाला था बाउंड चार्ज डेंसिटी, या फिर जिसको हम बोलते हैं सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। पोलराइजेशन और इन दोनों में क्या रिलेशन था। और उसके बाद मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, फिर अगर अलग अलग चीजें मुझे मिलती है तो हम कैसे करेंगे, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो मैंने आपको समझाया उसमें, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कैसे कैसे इफेक्ट आता है। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर जो चार्ज इंड्यूस होते हैं उसका क्या फॉर्मूला बनता है, वो सारी चीजें मैंने बताई है। तो आप लास्ट लेक्चर पहले अच्छे से समझ के आए, फिर अब अगर आप इधर आते हैं तो ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो मैं अगर बात करूं तो हमने जो पोलराइजेशन देखा था वो क्या था, बाउंड चार्ज के बराबर आ गया था, है ना। फिर हमने क्या चीज देखी थी कि जो इंड्यूस्ड चार्ज आता है, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर जो इंड्यूस्ड चार्ज आता है वो कितना आता है, अगर पॉजिटिव है अगर तो वो हो जाएगा माइनस का क्यू। क्यू क्या है, फ्री चार्ज जो बैटरी से हमें मिल रहा है, यानी कि कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है वो फ्री चार्ज होता है। और 1-1/k होता है, जिसमें k क्या है, k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका एक कांस्टेंट होता है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये हमेशा उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और जो फ्री चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, यानी कि बाहर से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है तो अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट हो जाता था। तो अंदर क्या था, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आ जाती थी। तो अंदर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सटर्नल जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो हमारा क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इन सारी चीजों के बारे में हम वहां पर पढ़ के आए हैं। फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला निकाला था, अगर अंदर कोई और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ हो तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये उसका आंसर आया था। क्लियर है ना। देखो इसी के बारे में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे, A एप्सिलॉन नॉट तो है ही सही, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन D माइनस T क्या है कि भाई पूरे D में से अगर मैं T को माइनस कर देता हूं, T क्या है, थिकनेस है किसकी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। तो D में से अगर मैं T को माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिला, ये तो सिर्फ एयर वाली डिस्टेंस है ना। तो तुम यहां पर क्या लिख दोगे, या फिर डिस्टेंस ही लिखो, डिस्टेंस ऑफ एयर, यानी कि सिर्फ एयर एयर कितना है भाई, टी हटा तो बचा वो सिर्फ एयर एयर वाला मामला है, वो हो जाएगा। फिर प्लस ऊपर टी है, तो टी क्या है, थिकनेस है किसकी, स्लैब की, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और डिवाइड बाय उसका कांस्टेंट, है ना, दैट कांस्टेंट, कौन सा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये क्या है, ये क्या है फॉर्मूला, देखो ये तो है डिस्टेंस ऑफ एयर, फिर प्लस थिकनेस और फिर के। ऐसे अगर और भी हो तो सभी ऐसे करके कैसे बनते हैं, वो प्लस करके हो जाते हैं। अगर और भी हुए तो कैसे बनेंगे, तो वो प्लस हो जाएंगे। मान लो अभी यहां पर एक है, अगर मैं एक से ज्यादा ले लूं, एक से ज्यादा कैसे ले सकते हैं भाई, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना ये एक से ज्यादा ले लूं, एक तो ये हो गई, फिर एक ये हो गई, फिर ऐसे अगर बहुत सारी ले लूं मैं, अगर बहुत सारी हो जाए तो फिर क्या होगा समझो, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, ऐसे करते करते, अच्छा इसका टोटल सेपरेशन कितना है, D है तो ओवरऑल क्या होगा बताओ, है ना। ये इसके हिसाब से देखो क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अच्छा इसे T1 T2 करते करते मैं कहां तक जा सकता हूं, Tn तक। तो T1 T2 तो Tn तक जा सकता है, तो इसका अब यहाँ पे क्या, डिस्टेंस ऑफ एयर, तो सिर्फ एयर की डिस्टेंस क्या बचेगी, ये पूरे D में से जितने में ये थिकनेस भरी, मतलब जितने में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा उसको माइनस कर दो, तो क्या D माइनस T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn तक, ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये सारे जो प्लस होंगे, है ना, ये D में से माइनस हो जाएंगे। तो ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ एयर। अगर अब मुझे हर एक का भी तो लिखना है, इसकी जो थिकनेस है वो T1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसकी थिकनेस K2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ऐसे Tn की का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो Kn है। तो इधर क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूले में प्लस करके
अब इसकी थिकनेस T1 है तो थिकनेस यहाँ लिख दो T1, अपन डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है तो K1 लिख दो। यही तो हो रहा है, देखो ये इससे मैंने एक जनरल फॉर्मूला बनाया कि जनरल अगर हुआ तो कैसे हुआ, ऐसा हुआ। ए एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आना ही है, ए आने की वो तो इस प्लेट का क्या है, एरिया। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना जो थिकनेस है ना वो भी सेम एरिया की होनी चाहिए, है ना। मतलब ये जो आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर रहे हो इसका भी एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर चीजें डिफरेंट होगी तो फिर डिफरेंट डिफरेंट होने लग जाता है, ध्यान रखना। चलो तो T1 अपॉन K1 हो गया, है ना। देखो ये अब वहां यहां पर क्या था, अकेला था सिर्फ ये T और K क्या था, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये अकेला था। लेकिन अब बहुत सारे हो गए तो कैसे होगा, तो वही थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब तो भाई T1 है फर्स्ट वाले की, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इसके अकॉर्डिंग, प्लस भाई मेरे पास तो एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो दूसरे वाले की थिकनेस कितनी हो जाएगी, T2 और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे करते करते तुम्हें कहां तक जाना है, Tn थिकनेस तक जाना है भाई, क्योंकि बहुत सारे हैं अंदर इससे भरे हुए, थोड़े 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 अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल भरे हुए हैं। तो उसे ऐसे तुम्हें Kn तक जाना है, Tn तक जाना है, और उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो Kn। तो ऐसे करके एक जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं अगर बहुत सारे अंदर स्लैब भरे हुए हो तब। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो यहां पर हमने एक जनरल फॉर्मूला इसका देख लिया है कि वहां पर क्या क्या चीजें हो सकती है। मैंने कल ही सारी चीज बता दी थी कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है मतलब बाहर ज्यादा होता है और अंदर क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है कम, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, ये ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लग जाता है। तो इसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है उसकी वजह से बन के आ रहा है ना। तो इस टाइप से मैटर बन रहा है, तो इसको आप नोट कर लो अच्छे से, है ना। फिर मैं आगे कुछ चीजें इसमें और बताने वाला हूं, ठीक है। हाँ आज का लेक्चर बिल्कुल, हाँ थोड़ा सीबीएसई वगैरह के लिए तो है ये, बोर्ड के लिए तो इतना हाई लेवल पर जाके कोई भी नहीं पूछता है ना। इतना हाई यहाँ तक इतना समझ लो तो बोर्ड के लिए तो बहुत है, सफिशिएंट है। सीबीएसई में ये चीजें थोड़ी बहुत कभी पूछ ली जाती है ना। हाँ ये सब बाकी ये चीज तो इंपॉर्टेंट है ही सही बोर्ड के लिए भी, है ना। क्लियर है, हाँ चार्ज वगैरह हो गया था ना ये भी, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दूं मैं। हाँ देखो अब मैं अगर इसमें एक्स्ट्रा और बताऊंगा जो भी, तो वो क्या थोड़ा सा ओवर होने लग जाएगा, है ना। तो ओवर है तो बोर्ड में तो आपके सिलेबस के हिसाब से काम कर लो। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस देख लो एक बार, उस सिलेबस में चीजें हैं तो फिर आप पढ़ो, और नहीं है तो फिर उसको स्किप करने में भलाई है आपकी, है ना। क्योंकि फिर एक्स्ट्रा आप कंटेंट इकट्ठा कर लोगे, खुद के माइंड पे प्रेशर बना लोगे, है ना। लेकिन अगर आप एक नॉलेज के हिसाब से चाहते हो कि नहीं हमें तो सर हम तो नॉलेज लेना चाहते हैं, हम तो पढ़ना चाहते हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो आ जाओ मेरे साथ, है ना। चलो हाँ चलो अब यहां पर हम आगे बढ़ के, अब मुझे क्या करना है सुनो, मैंने क्या किया, यहां पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पूरा मैंने फिल कर दिया किससे, है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। तो इधर प्लस चार्ज होगा क्योंकि ये तो कैपेसिटर है, इधर से बैटरी कनेक्ट होगी तो प्लस चार्ज आया होगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ कि ये जो बाहर वाला चार्ज है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज, बिल्कुल, है ना, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं। और ये जो है ये कैपिटल क्यू। अच्छा ये जो चार्ज है इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज, सिग्मा भी, इसमें प्रॉब्लम, ये बाउंड चार्ज है। अच्छा अब यहां पर हम आगे बढ़ के ये देखते हैं कि अगर मैं यहां पर गॉस लॉ लगाऊं तो क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं अगर गॉस लॉ लगाऊं तो क्या वो एप्लीकेबल होगा, तो लगा के देख लेते हैं। भाई मैं क्या करूंगा, ये गॉसियन सरफेस लेता हूं, ये वाली पूरी क्लोज्ड है, पूरी क्लोज्ड है, ये ध्यान रखना, है ना। पूरा ऐसे समझ लो इसको, ये क्या है, क्यूबॉइड, पूरा क्यूबॉइड है ना, पूरा इधर से भी है, इधर से भी है, ऊपर से भी, नीचे से पूरा पैक है, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस चाहिए अब गोस लगाने के लिए, तो पूरा पैक है, ये गॉसियन सरफेस है। चलो अब गॉस लॉ लगा। गॉस क्या बोलता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ओके कैपिटल क्यू लिख लेते हैं ना, तो क्यू इनसाइड है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू
क्यू इनसाइड, तो अंदर चार्ज कितना है, तो इसमें देखो ये वाला चार्ज तो फ्री चार्ज है क्यू, तो ये तो है ही से, बट साथ में यहां पर ये वाला चार्ज भी तो है जो इंड्यूस हुआ है, तो ये क्यू आई भी तो है अंदर इंड्यूस चार्ज, तो इसका मतलब मुझे क्यू में प्लस क्यू आई भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। समझना, ये एप्सिलॉन नॉट को इधर फेंक दो, तो एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू। मतलब ये जो क्यू आई का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था और लास्ट लेक्चर में हमने निकाला भी था उसको पूरा सोल्व करके, क्या है ये क्यू आई तो सर माइनस क्यू वन अपॉन के था, यहाँ रख दो, तो माइनस क्यू आई क्या है ना, माइनस क्यू वन अपॉन के, इस माइनस क्यू को अंदर पहुंचा दो, तो ये माइनस क्यू और ये माइनस माइनस प्लस का क्यू अपॉन के, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये किसके बराबर हो गया, क्यू अपॉन के बराबर हो गया क्या ये के को इधर पहुंचा दो, तो के को अगर मैं इधर पहुंचाता हूं तो क्या बन जाएगा बताओ, के एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट के लिख दो, एप्सिलॉन नॉट के ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू, और ये क्यू कौन सा है, फ्री चार्ज। क्या ये आंसर आएगा बताओ। इसको समझो थोड़ा, ये क्या बताना चाह रहा है, ये आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर आप डायरेक्टरी स्लैब भर देते हो अंदर और फिर भी अगर आप फ्री चार्ज से ही काम करना चाहते हो कि नहीं हम तो फ्री चार्ज से, मुझे नहीं पता इधर कितना इंड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन हमने डायरेक्ट्रिक स्लैब भर रखी है अंदर और फिर भी आपको अंदर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही तो है अंदर, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो भाई ये वाला चार्ज भी इफेक्ट दिखाएगा, ये वाला भी दिखाएगा, मतलब इंड्यूस्ड चार्ज भी दिखाएगा, फ्री चार्ज भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, कोई दिक्कत, अगर आप फ्री के साथ खेलना चाहते हो तो फ्री के साथ खेलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपको साथ में के का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल क्या हुआ कि यहां पर क्यू फ्री जो है, फ्री जो चार्ज है वो कितने कमी आ जाती है, के की कमी आ जाती है, तो इससे मुझे समझ में आ गया कि यहां पर जो चार्ज की जो कमी है वो कितनी कमी है, वो चार्ज की जो कमी है ना, वो है जो क्यू फ्री चार्ज है उसकी के टाइम्स कमी आ जाती है, यानी कि जितना उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना उतनी कमी आ जाती है यहाँ पर चार्ज में। क्यों आ जाती है, क्योंकि ऐसे समझ लो कि ये प्लस है, यहाँ पे माइनस क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, तो ऐसे समझना है ना, होता नहीं, समझ लेना कि देखो ये इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ये इसको न्यूट्रल कर देंगे, फ्यूज कर देंगे इसको, तो ये इनको फ्यूज कर देंगे, तो बच्चे से भी इतना ही चार्ज, तो ये चार्ज कितने होंगे, तो ये चार्ज उतने ही होते हैं जितना ये जहां पे जितना फ्री चार्ज है ना इसको के से डिवाइड कर दो, इतना ही चार्ज वहां पर बचता है, ये रिमेनिंग चार्ज है, रिमेनिंग चार्ज से भी इतना ही बचेगा यहाँ पे, और उसी चार्ज देखो उसी चार्ज के हिसाब से यहाँ पर क्या बन गया, हमारा गॉस लॉ बन गया, और जो के को अगर मैं इधर पहुंचा दूं तो फिर इधर मैं फ्री से अगर करने जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं करना, इधर के का मल्टीप्लाई करके काम करना है ना, अगर फिर मैं फ्री से काम करूं इधर के का मल्टीप्लाई कर लो, इधर निकालेंगे तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चार्ज की कमी कितनी हो जाती है, के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी कितनी हो जाती है, के टाइम्स, क्योंकि चार्ज के टाइम्स कम हुआ तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स कम होगा, क्योंकि इक्वल्स टू तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर सिग्मा के टाइम्स कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ता है, क्लियर है, यानी कि ई जो है वो ई नॉट बाय के, क्लियर है ना, ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है, यहां तक तो मामला बढ़िया चल रहा था, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो यहीं पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे अब यहां पर है ना एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम की एक चीज होती है वो बतानी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम की चीज क्या होती है वो समझ लो। मुझे बताओ कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ई है, वो किसके बराबर होता है, ई नॉट, यानी कि जो फ्री चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और ये जो इंड्यूस्ड चार्ज जो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है जो ई आई है, उसके उस है ना टोटल में से इसको घटा के जो बचती वही अंदर नेट है, इसने बाहर से जितनी लगाई ई आई ने उसकी ऑपोजिट लगा दी तो टोटल उसका ई होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए मुझे, कैसे निकालूंगा भाई, मुझे पता है ई किसके बराबर है, जो नेट है वो ई नॉट माइनस ई आई के बराबर होता है ना। तो सबसे पहली बात मुझे यहां पर ई की वैल्यू रखना है ना, और अच्छा ई आई मुझे सारी ही चीजें रखनी पड़ेगी यहाँ पर,
ठीक है, ई को तो ऐसा ही रहने दो, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये इक्वल्स टू ये क्या है, ई नॉट, ई नॉट को भी रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई आई पे बात करते हैं। अच्छा ई आई क्या है, ई आई को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, लेकिन दोनों तरफ से होगा ना भाई, इसका और इसका दोनों तरफ से इंड्यूस्ड वाला मामला है, दोनों तरफ से होगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा सिर्फ, है ना, प्लस होके वो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। यहां पर तो मामला ठीक है, चलो आगे बढ़ते। लेकिन ये जो सिग्मा ये कौन सा है, क्योंकि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज की वजह से आ रही, जो ये वाला है, इसको तो मैं क्या बोल रहा हूं, सिग्मा भी बोल रहा हूं, सिग्मा, ये सिग्मा में हमारा बाउंड चार्ज है। अच्छा इस बाउंड चार्ज को तो मैं पी बोलता हूं, क्योंकि ये पोलराइजेशन के बराबर होता है। इस एप्सिलॉन नॉट को दोनों तरफ पहुंचा दो, तो एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट माइनस पी बचेगा, इसको सोल्व करेंगे तो। अच्छा यहां पर इस माइनस पी को इधर ले लो, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के, क्या यही होगा, बताओ। तो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो, और वो क्या है, बिल्कुल इसको अगर मैं देखूं तो ये तो हो गया मेरा, मुझे बताओ कि क्यू सॉरी जो ई नोट है, क्या ई नोट क्यू जो फ्री चार्ज है उसकी वजह से बन रहा है, तो क्यू फ्री अपॉन क्या आ जाएगा, ये जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से आता है ना, तो यहां पर आ जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई नॉट वाला मामला हो गया, तो इसमें ठीक है, यहां रुको, यहां से तो काम अपना कोई दिक्कत नहीं दे रहा, हमें काम करता हूं, इसका मैं कर लेता हूं इंटीग्रेशन, ये रफ करके इधर लिखते हैं, इसका मैं कर लेता हूं इंटीग्रेशन डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू, इसका मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूं डॉट डीएस वेक्टर, है ना, ये अभी वेक्टर नहीं वेक्टर लगा कहा है, इसमें भी तो ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो इसके अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये जो मेरा मिलेगा, ये तो फ्री चार्ज वाला मामला है, ये तो फ्री चार्ज से होता है ना, बताओ इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल्स टू क्यू फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो क्यू इनसाइड वाला मामला, तो ये तो जो ई नॉट है वो ई नॉट किसकी वजह से मिल रहा है, अंदर जो फ्री चार्ज है उसकी वजह से मिल रहा है, तो क्यू फ्री, तो इसको तो मैं लिख सकता हूं, अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन में इधर आ जाएगा, तो इसको तो मैं क्यू फ्री लिख लूं भाई, ये वाला मामला पूरा क्यू फ्री वाला है, तो यहां पर क्या बचा, इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू फ्री हो गया। क्लियर है ना यहां तक, ठीक है। अब ये जो मेरे पास नई चीज आ रही है, इसी को मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसी को मैं बना के बता देता हूं डी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, जो है वो सिर्फ फ्री की वजह से आता है, सिर्फ फ्री की वजह से। अगर आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना सिर्फ फ्री चार्ज की वजह से, तो फ्री चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी वेक्टर बोल देते हैं, और डी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। पी क्या है, पोलराइजेशन, ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है, और इधर डी आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, बिल्कुल याद रखना, इसको घबराना नहीं, ये समझ जाना। अच्छा यहां तक तो सारी चीजें क्लियर थी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर ये जो क्यू फ्री है ये तो इसके भी तो बराबर है, तो फिर मैं इसको इसके इक्वल रख देता हूं, डी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, डी ना, हाँ ठीक, इक्वल्स टू क्यू फ्री, तो ये भी थे, तो इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट के डॉट सॉरी के ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये है क्यू फ्री। तो इसका मतलब जो डी है, तो डी तो इसके भी बराबर हो गया, एप्सिलॉन नॉट के और ई वेक्टर के, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है, तो ये और ये क्या हो गए बराबर, ये और ये दोनों ही हो गए बराबर। यहां पर आपको चीजें आई थिंक क्लियर हुई होगी, है ना, कि डी वेक्टर एप्सिलॉन नॉट के ई वेक्टर भी होता है, और डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी भी होता है। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम,
ये अपना नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप के का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कौन सा आ जाएगा, जो फ्री वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पूरा के ई वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, ये ई नोट हो जाएगा फ्री वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फ्री वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा हमारा। तो ये जो डी वेक्टर है ये एप्सिलॉन नॉट ई नोट के बराबर आ जाएगा। डी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नोट के। मतलब इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, है ना। देखो आंसर भी ऐसा ही आ रहा है कि तुम अंदर कुछ भी भर दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कोई मतलब नहीं है। उसको तो सिर्फ मतलब किससे है कि बाहर से कितना चार्ज जा रहा है, यानी कि फ्री चार्ज कितना है, उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डी बोला जा रहा है। मतलब ये सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है इधर, उसका कांस्टेंट वगैरह तो है ही नहीं, है ना। तुम बोले भर दो अंदर, उससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। और कई बार ये पोलराइजेशन है ना, यहां पे आपको मैं बता दूं कि ये तो क्लियर है ना, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लो। पोलराइजेशन को समझा देता हूं एक बार। देखो ये सारी चीज आई थिंक आपने लिख ली होगी, ये उम्मीद रख सकता हूं आपसे, है ना। फॉर्मूले याद रखना, बाकी तो सब चीज हो जाएगी। मुझे इसमें पोलराइजेशन समझाना था। तो पोलराइजेशन जो होता है वो पोलराइजेशन, मुझे बताओ कि भाई यहां पर मैंने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा है, तो इसमें जो पोलराइजेशन होना है, मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई, कितना ई नोट बोलेंगे उसको। तो वो जो पोलराइजेशन है क्या वो ई नोट के प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। अंदर जो पोलराइजेशन हो रहा है ना, वो पोलराइजेशन यानी कि कितने, पोलराइजेशन का मतलब है कि इधर कितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी आ रही है। चार्ज डेंसिटी, बाउंड चार्ज डेंसिटी को ही तो पोलराइजेशन बोला था। तो कितनी ज्यादा है ना बाउंड चार्ज डेंसिटी आ रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा वो खींचाएंगे मॉलिक्यूल्स, और इतने ज्यादा खींचाएंगे उतना ज्यादा चार्ज इकट्ठा करके देंगे, तो इसलिए उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो यहां से आप एक चीज देखोगे कि P इक्वल्स टू, यहां पर क्या है, यहां पे हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हम रिमूव करते हैं, और रिमूव करके हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं, मतलब यहां पर जो लगता है वो लगता है एप्सिलॉन नॉट जीटा एम ई नॉट। कौन सा लगता है, एप्सिलॉन नॉट जीटा एम ई नॉट। ये क्या है, जीटा, कई बार इसको और क्या बोल देते हैं, चाई, है ना, चाई भी बोल देते हैं। और सॉरी एम नहीं है, एम कहाँ गया, ई बोलते हैं ना, जीटा ई, है ना। अब ये जीटा ई, ये तो चलो इस सिंबल का नाम है, पर इसको बोलते क्या, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी नाम ध्यान रखना इसका, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ये क्या है, पी। अब सुनो, अच्छा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, है ना, या फिर अच्छा मुझे वो डिस्प्लेसमेंट वाला सिस्टम समझा दो। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा था हमने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर था, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई वेक्टर, फिर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर के बराबर था। तो पी तो हमारा ये होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी क्या है, एप्सिलॉन नॉट जीटा ई ई, है ना। तो यहां से जो डी है, इस यहां से मैं क्या करूं, एप्सिलॉन नॉट को इधर कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस जीटा ई को इधर कर देते हैं, इधर क्या बचा ई, तो 1 प्लस जीटा ई को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट है ना, और इधर क्या है एप्सिलॉन आर, इसको मैं के भी तो बोल सकता हूं। तो डी वेक्टर किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट के ई के, किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट के ई के बराबर आ गया, जो उधर भी आया था। और मैंने बोला था के ई की जगह तुम क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट लिख सकते हो, है ना। के ई, हमें पता है ना भाई, जो ई नॉट अपॉन ई है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसके बराबर होता है, के, ये फ्री चार्ज के, है ना। तो अच्छा मैंने यहाँ पर ई नोट ले रखा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके यहाँ से ई नोट नहीं आएगा, सिर्फ ई आएगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना अंदर है वो पोलराइजेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, आपको यहीं से काम करना है, ठीक है, वो अलग नहीं जाना है।
ठीक है, तो ये देखो यहां से भी ऐसे घूम के आएगी वो सारी चीजें, पर ये ध्यान रखना 1 प्लस जीटा ई किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के। कभी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको यहां पर भी ध्यान रखना है। क्लियर है? हाँ, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके क्या लगाते हैं, एप्सिलॉन नॉट जीटा ई। क्लियर है? ओके। कई कई क्या करते हैं पता है, यहां पर एक और कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हटा के वो कांस्टेंट लगाते हैं अल्फा। हाँ, ऐसा भी करते हैं, और अल्फा को क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एटोमिसिटी, ऐसे बोल देते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ एटोमिसिटी। यानी कि वो जो एटम है बेचारा वही तो अपने आप अपने चार्ज को फैलाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ एटोमिसिटी बोल के ये दे देते हैं, और फिर अल्फा को आगे जाके बोल देते हैं एप्सिलॉन नॉट जीटा यही है, ऐसे करके यहां से चला लेते हैं। पर हमें इस बीच की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या आ जाता है, डी वेक्टर। क्लियर है? यहां पर ये डी वेक्टर आ गया है ना। चलो इसको रफ कर देते हैं, आई थिंक आपने लिख लिया होगा, उम्मीद रख के चलता हूं मैं। चलो अब यहां पर मेरे लिए, मतलब मेरे लिए क्या, मेरे पास एक और चीज है, वो क्या है, सुनो, अगर मुझे यहां पर क्या दे दे, एक चार्ज दे दिया Q, और हाँ एक चार्ज दे दिया Q, और इस पर है ना एक a रेडियस का क्या बना दिया, स्फेयर, और स्फेयर से इधर इधर क्या है, एक मीडियम भर दिया, कहां तक, इनफाइनाइट तक भर दिया, बिल्कुल भी रुके ही नहीं, इनफाइनाइट तक भर दिया, और उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोल दिया, k है ना। यहाँ पे Q है, और a रेडियस पर स्फेयर के बाद पूरा क्या भर दिया, k डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया। तो आपको किसी पॉइंट पर जो यहां से कितने पर है, b रेडियस मतलब b डिस्टेंस पर है, उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे आप, कैसे करोगे बताओ, गॉस लॉ लगाएंगे, वेरी गुड, तो गॉस लॉ लगा लो, गॉस लॉ लगाएंगे, तो फिर यहाँ पे मैं क्या बना लूँ, पूरे है ना भाई, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, पूरा क्लोज्ड लूप, तो ये सरफेस बन गए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ क्या करोगे, ई डॉट डी एस लगाओगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक तो क्यू फ्री वाला है, क्यू फ्री वाला लगाते हैं, क्या था, एप्सिलॉन नॉट के ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर किसके बराबर होगा, क्यू जो फ्री चार्ज है, तो फ्री चार्ज है, क्यू फ्री है, हमें बाकी किसी को भी नहीं देखना है, डायरेक्ट इसी से काम हो जाएगा। ये कितना इंड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें किसी चीज को भी देखना है, डायरेक्ट काम करना है। तो एप्सिलॉन नॉट के ई डॉट डीएस इक्वल्स टू क्यू फ्री। चलो जल्दी सोल्व कर लो, तो हो ही गया काम। एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे वो दोनों एक क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए cos 0 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया बनाऊंगा, वो भी अपवर्ड होगा, परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, तो इसलिए 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू फ्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ई, और डीएस क्या हो जाएगा बताओ, 4 पाई, रेडियस क्या है इसकी b, तो 4 पाई b स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू फ्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कौन है k और b स्क्वायर, इसी के साथ क्यू फ्री अपॉन बी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, आप समझ पा रहे हो उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, वो के जो है, मतलब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो उसके साथ एप्सिलॉन आर आ गया मीडियम की वजह से। एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, क्यू अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है ना, तो ये वहीं से आ रहा है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका भी लगा देते हैं। मुझे बताओ कि तूने यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाया, तो अंदर चार्ज कितना है बताओ, कितना चार्ज है अंदर, क्यू चार्ज है सर, अच्छा मैंने क्यू फ्री चला रहा ना, स्मॉल क्यू चार्ज है ना अंदर, स्मॉल क्यू चार्ज है अंदर, स्मॉल क्यू चार्ज है सर। अच्छा सही बताओ, झूठ मत बोलो, अंदर सिर्फ स्मॉल क्यू चार्ज ही है क्या, और चार्ज नहीं है क्या अंदर, और कहाँ है सर, सिर्फ क्यू ही तो दिख रहा है। अरे मेरे प्यारे भोले बच्चे, नहीं समझ में आ रहा क्या अभी भी, अरे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसमें चार्ज इंड्यूस होते हैं, तो यहां पर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस नहीं हो जाएंगे क्या भाई, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सरफेस पर चार्ज इंड्यूस होंगे, कितने इंड्यूस होते हैं, हमने देखा था कि जो क्यू आई है सर, वो जो चार्ज है यानी कि ये जो क्यू है इसका
1 माइनस 1/k टाइम्स हो जाता है। के उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिस भी मीडियम में वो बन रहा है। तो ये रख के काम करेंगे। तो दूसरा वाला लगाओ। दूसरा वाला क्या है बताओ? एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ds इक्वल्स टू क्यू कितना हो गया अंदर बताओ? क्यू यानी कि एक तो ये वाला क्यू, तो इसको स्मॉल क्यू लिख दो, और दूसरा ये वाला क्यू, तो प्लस का क्यू आई। तो क्या हो गया? इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट ई डॉट, ये ई डॉट ds तो कर दो सही इसको, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू माइनस क्यू 1 माइनस 1/k। इसको सोल्व करो, एप्सिलॉन नॉट को बाहर करो, ई को भी बाहर करो। इंटीग्रेशन ds क्या होता है? 4πb² इक्वल्स टू क्यू, ये माइनस का क्यू अंदर जाएगा, प्लस का क्यू अपॉन के हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ई इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये के क्यू अपॉन ये वाला b²। ये देखो सर, ये तो सेम आ गया, तो आएगा इससे सेम ही आएगा। इसमें मैंने क्या किया कि मैं ये इंड्यूस वगैरह, ये इंड्यूस चार्ज है ना, इस पे ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। तो इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फ्री चार्ज के अंदर चार्ज कितना उसी पे फोकस करूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं, उसी पे फोकस कर लो, पर इधर के का मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के टाइम्स वहां पर, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे के टाइम्स बढ़ी हुई दिखेगी तुम्हें। भाई तुम क्यू फ्री यूज कर रहे हो ना, तो फ्री यूज करोगे तो अभी रियल में वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मली उसकी तुम्हें के टाइम्स बढ़ी हुई दिखेगी, तो अब उसको कम कर दो के टाइम्स। तो कम करने के चक्कर में हम यहां पर के का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्यू फ्री होगा तो के टाइम्स बढ़ी हुई होगी, तो ई का के टाइम्स बढ़ा हुआ आ गया, है ना, फिर वो डिवाइड में चला जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आ जाती है, और वो जो कमी आ जाती है कितनी आ जाती है? के टाइम्स कम हो जाता है। तो लेकिन मैं तो इंड्यूस चार्ज नहीं ले रहा हूं, है ना, अगर इंड्यूस चार्ज ले लूं वो तो के टाइम्स कमी आ जाएगी, मैं तो सिर्फ फ्री चार्ज से काम कर रहा हूं, तो फ्री चार्ज से कर लो काम। लेकिन यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो रियल में जो है उसकी के टाइम्स बढ़ी हुई मिलेगी तुम्हें अभी, क्योंकि तुम क्यू फ्री लेके काम कर रहे हो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाती है, तो पर फिर भी वो तुम क्यू फ्री यानी जो फ्री चार्ज है वही लेके बैठोगे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि रियल में जो है वो तो भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब मिला के आती है, तो वो ज्यादा आ जाएगी। तो ज्यादा आ जाएगी, तुम अब क्यू फ्री लोगे तो कितनी ज्यादा आ जाएगी? के टाइम्स ज्यादा आ जाएगी। तो इसलिए काम करो, जो रियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको के टाइम्स पहले से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर देंगे तो उस हिसाब से काम हो जाएगा। यहां पे देखोगे, यहां पे तो नॉर्मल तरीका जो होता है वो लेके हमने काम किया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं से कहीं तक, कच्छो प्रॉब्लम नहीं है, कच्छो भी नहीं है, कच्छो भी। अच्छा, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट फटाफट बता देता हूं मैं तुम्हें, कोरोना डिस्चार्ज। यस सर, कोरोना आ गया, हम फिर से यस आ गया है, कोरोना आ गया है, उसका डिस्चार्ज करना है। चलो कैसे करना है, ध्यान से कैसे समझेंगे सर, मैं जो बता रहा ऐसे समझो। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास ऐसे ऐसा रैंडम शेप है, इस टाइप से कुछ, है ना, इस टाइप से कुछ क्या है, रैंडम शेप है, इस पूरे पे चार्ज भरा हुआ है ना, इस पूरे पे क्या भरा हुआ है? चार्ज 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 चार्ज। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसका जो कर्वेचर है उस कर्वेचर के अकॉर्डिंग मैं क्या ले रहा हूं, एक सरफेस ले रहा हूं, इसकी जो रेडियस है वो एक है। यहां पर ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर के अकॉर्डिंग एक स्फेयर ले रहा हूं, उस स्फेयर की जो रेडियस है वो, अच्छा ए इधर हो गई, वो है बी। अच्छा यहां पे कुछ चार्ज होगा, यहां पे भी कुछ चार्ज होगा, है ना, मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी से काम होगा, यहाँ पर जो चार्ज की डेंसिटी उसको मैं सिग्मा ए लिख देता हूं क्योंकि ए रेडियस के हिसाब से, और यहाँ पे जो है वो सिग्मा बी। इसमें से मैं इतना यहां से काट लेता हूं, ये स्फीयर यहां से इतना काट लेता है, काटो यहां से स्फीयर काट लो, काट के अब इसको नीचे रखो और दोनों को बहुत दूर फेंक दो, बहुत दूर, बिल्कुल भी पास में नहीं रखना है, दोनों को जुदा कर दो एकदम। हाँ जुदा, वही जुदा जो तुम समझ रहे हो, दूर कर दो दोनों को पकड़ के। अच्छा कर दिया सर, तो यहाँ पे चार्ज होगा, होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी थी, कितनी थी, सिग्मा है। यहाँ पे चार्ज होगा, होगा कितनी, जितनी उसकी डेंसिटी है सिग्मा पे। दोनों को करके जुदा करके एकदम, अब इन दोनों को एक तार से जोड़ दो, वही वही तार, कौन सा, वही
वही तार लगा दो जिससे वो दोनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करे, है ना। तो दोनों एक दूसरे को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत बड़ा तार है, बहुत दूर रख दिया दोनों को, मतलब यहाँ पर दूर रखने का सिर्फ कहने का ये है कि वहां पर कोई इंडक्शन वगैरह वाला मैटर ना बने, बस ये है ना, समझ जाना। दूर रख दिया और ऐसे वायर से जोड़ दिया, वायर से जोड़ते दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा, यानी कि VA और जो VB है ये तो बराबर हो जाएंगे। इसका पोटेंशियल क्या होगा बताओ? पोटेंशियल VA KQ अपॉन R, यानी कि इसकी रेडियस तो A है, इसका क्या हो जाएगा KQ अपॉन इसकी रेडियस B। अब ये जो चार्ज है तो Q टोटल चार्ज है, मुझे क्या करना है, डेंसिटी लेना है। तो डेंसिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा इंटू Q इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इंटू A यानी एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा 4 पाई, इसकी जो रेडियस कितनी है R, सॉरी इसकी रेडियस क्या है A, उसका स्क्वायर अपॉन में A। यहाँ पे कर दो ऐसा के क्यू, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी इंटू एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी। एक बी से एक बी कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल। ये वी और वीबी ये तो दोनों बराबर है, हाँ तो बराबर है, लिख दो बराबर लिखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, के सिग्मा ए 4 पाई ए बराबर किसके होगा, वीबी के सिग्मा ए सॉरी सिग्मा बी 4 पाई बी। के से के 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो सिग्मा ए के अपॉन में डाल दो सिग्मा बी को, तो इधर बी के अपॉन में कौन आ जाएगा ए। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि जो सिग्मा है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो डेंसिटी है वो उसकी रेडियस की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इससे मुझे क्या समझ में आ गया कि जितनी ज्यादा रेडियस उतना कम चार्ज। तो यहां पे अगर इसकी रेडियस बड़ी है, अगर ए बड़ा है बी से, तो इसका मतलब बी छोटा है ए से। क्या बात सर, मजा आ गए। अगर ए बड़ा है बी से तो बी छोटा है ए से। हाँ यही तो थे सर, मजे आ गए मतलब एकदम। ठीक है, आ गए, अच्छी बात है। तो अगर ए बड़ा है बी से और बी छोटा है ए से, तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये तो छोटी हो गई। तो इससे अगर b छोटा है a से, तो मुझे बताओ सिग्मा a भी छोटा हो, सॉरी हाँ छोटा होगा सिग्मा b से। अगर b छोटा है a से, b छोटा है तो ऊपर वाला छोटा है, इधर भी ऊपर वाला क्या होना चाहिए, छोटा, क्योंकि इक्वलिटी बनाना है। इक्वलिटी बनाने के लिए अगर मैं इसको उल्टा पुल्टा कर दूं तो गलत नहीं हो जाएगा। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है इधर भी ऊपर छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा इधर भी नीचे बड़ा होना चाहिए, तभी इक्वलिटी बनती है ना। तो अगर ये छोटा है b, तो इधर सिग्मा ए भी छोटा होना चाहिए, b बड़ा है सिग्मा ए भी छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a बड़ा है यानी कि रेडियस बड़ी है लेकिन उसका चार्ज कम है, रेडियस बड़ी है लेकिन उसका चार्ज कम है। तो a बड़ा है सिग्मा ए छोटा, तो इसका मतलब ये a बड़ा है तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी ना वो कम होती है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जहां पर रेडियस बहुत बड़ी होती है वहां पे चार्ज बहुत दूर दूर फैला होता है, और जहां पर रेडियस थोड़ी छोटी होती है वहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ये हमें समझ, देखो यहाँ पे क्या है, रेडियस छोटी है, यहाँ पे देखो बहुत बड़ी है। तो जितनी ज्यादा रेडियस उतना कम चार्ज डेंसिटी, ये होता है। यही कोरोना डिस्चार्ज वाला मैटर बनाता है। कैसे बनाते हैं, इसको रफ कर दूं मैं, देखो कैसे बनाते हैं, है ना। ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इक्वल्स टू होता है बी अपॉन ए के, है ना। इसका यूज हो सकता है बहुत जगह पे। तो इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हाँ बस वही हम क्या करते हैं, हमारे घरों में लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक वायर लेते हैं ना, तो उस वायर का जो एरिया होता है बहुत कम होता है। तो कम एरिया की वजह से यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है। कम एरिया सॉरी एरिया मतलब जो उसकी रेडियस बहुत छोटा है हो गया, तो रेडियस बहुत छोटी हो जाएगी वहां पे एकदम टिप पर, बहुत छोटी, तो रेडियस छोटी तो वहां पर जो डेंसिटी वो बढ़ जाएगी। यही तो देखा था हमने यहाँ पे, जिसकी रेडियस छोटी होती है उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा, जितनी कम रेडियस उतनी ज्यादा डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़, और डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज्यादा होने लग जाता है। और इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो
ऊपर जो बादल रहते हैं उस बादल के साथ में क्या करता है, ये चैनल बना लेता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि एक प्लाज्मा चैनल बन जाता है। और वो प्लाज्मा चैनल से ही क्या होता है, वो जो लाइटनिंग हमें नीचे गिरती हुई दिखाई देती बहुत बार, है ना, तो उसके थ्रू होते हुए वो सारी की सारी लाइट कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पे, और यहाँ से पूरी पूरी कहाँ पहुंच जाती है, अर्थ में। तो ये जो हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज, है ना, ये कोरोना डिस्चार्ज है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो कोरोना डिस्चार्ज के लिए क्या होना जरूरी है, उसकी रेडियस बहुत छोटी हो, यानी कि एरिया बहुत छोटा होना जरूरी है, तो कोरोना डिस्चार्ज होता है ना। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। ये खास इसमें जो समझना था वो क्या था, वो रेडियस वाला मामला, कि जितनी रेडियस छोटी उतनी डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। चलो अब मुझे है ना एक लास्ट काम आपको करके दिखाना है ना, उसके बाद हम इस लेक्चर की समाप्ति करेंगे। क्या है, देखो मुझे यहां पर क्या करना है समझना। मेरे पास एक कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर, और एक हमारे पास हो जाएगा बैटरी रिमूव वाला मामला। कैपेसिटर है ना, कहां बना दूं कैपेसिटर, से बना दूं, यहां पर कैपेसिटर है। हम क्या कर रहे हैं, इसको बैटरी जुड़ी हुई है और अब इसको पूरा चार्ज कर देते हैं, तो पूरा चार्ज कर दिया। इसमें बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब बैटरी कनेक्टेड रहेगी, और हम इसमें क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे अंदर। किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। कब, जब बैटरी क्या रहे, कनेक्टेड, और वो उसी इसकी जो सेपरेशन है उसके बराबर का, और एरिया भी बराबर रहेगा, है ना, दोनों का एरिया क्या है, सेम है। मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। तो जब बैटरी कनेक्टेड रहे तो क्या होगा, और इसमें मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं जब इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तब मैं बैटरी को हटा दूंगा वहां से। जब इंट्रोड्यूस होगा के डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तब उस बैटरी को हटाएंगे और यहां पे रखेंगे। ये वाला मामला है, समझना। अच्छा, सबसे पहली बात, ये बैटरी कनेक्टेड है, तो मुझे बताओ, अच्छा अभी तो क्या है, अभी मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो अभी के मामले में मुझे बताओ यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू नॉट, और पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल वी नॉट है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, वी नॉट। एरिया वगैरह वो तो ये है, ये तो सब पता ही आपको, इधर भी सब सेम चल रहा है। आज अच्छा, जब मैंने इसको चार्ज किया था इस कैपेसिटर को, तो चार्ज उतना ही रहेगा, अलग कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। चार्ज इस पे भी क्यू नॉट था, और पोटेंशियल कितना, वी नॉट, शुरुआत में। अभी इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसको मैंने चार्ज कर दिया है बैटरी से, तो बैटरी से चार्ज किया तो इसके पास क्यू नॉट चार्ज आ गया और वी नॉट पोटेंशियल आ गया, ये कर चुका हूं। अब बस इस बैटरी को मैं यहां वाली कंडीशन में नहीं हटा रहा हूं, यहां पे मैंने हटा दिया है। अब मैं के को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो क्या क्या इफेक्ट मेरे सामने आ सकते हैं, मुझे उसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला, पोटेंशियल, बताओ पोटेंशियल में क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, तो मैं इधर कुछ भी करता रहूं, बैटरी अपने पोटेंशियल को क्या करेगी, वहां पे मेंटेन करके चलेगी, वो पोटेंशियल को नहीं कम ज्यादा होने देगी। तो इसलिए यहां पर जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, मतलब वी नॉट ही रहेगा। इंट्रोड्यूस करने के बाद, है ना, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड ड्यूरिंग इंट्रोड्यूसिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना, जब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस टाइम पे वो कनेक्टेड है, तो बस तुम लाते जाओ उसको, ये तो पोटेंशियल जितना उतना रखेगी, ये थोड़ी कुछ करेगी। और अगर ये लाने की वजह से अगर कुछ हो भी रहा है, तो ये यहां से मेंटेन करेगी पोटेंशियल को, पर वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, क्योंकि बैटरी है नहीं, जैसे ही मैं इसको लाऊंगा तो पोटेंशियल पे तो इफेक्ट, है ना, यहां पे मैं क्या ले लेता हूं, चार्ज, पोटेंशियल पे तो इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि भरोसे नहीं अभी ये स्लेब आ रही है अंदर, पर यहां पे कांस्टेंट क्या रहेगा, चार्ज। यहां पे चार्ज कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, क्यों, क्योंकि बैटरी पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए हो सकता है चार्ज दे या ले भी ले, जो भी होगा दिखा जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के चार्ज यहाँ पे क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बैटरी है ही नहीं, तो उसको चार्ज देगा कौन, तो आखिर में चार्ज तो कंजर्व रखना है, तो पहले क्यू नॉट था तो बाद में भी चार्ज क्यू नॉट ही रहेगा। पहला मामला ये, ओके। दूसरा तुम्हें यहां पर देखना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा सर, जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस है वो तुम्हें पता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाने से के टाइम्स बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है वो पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत बोल चुका हूं मैं ये इस बारे में,
तो यहां पर भी तुम भले क्या कुछ भी करो, कैपेसिटेंस को तो बढ़ना है के टाइम्स, तो वो तो बढ़ जाएगा। जितने का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हो ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हो ना, उतना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है पोटेंशियल क्या चल रहा है, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता है। सी डिपेंड किस पे करता है, एरिया, यानी कि ऐसा बोल दूं मैं, शेप साइज एंड मीडियम, ये इस पे डिपेंड करता है। तो भाई मीडियम चेंज होते ही ये चेंज हो गया, बट ये शेप साइज तो वही, शेप साइज में कहा है भाई, ये एरिया ने डिस्टेंस ने तो सब सेम है, इधर भी सब सेम है, ये डिस्टेंस डी चल रही है, एरिया इसका भी यही है। तो सिर्फ हाँ मीडियम चेंज होने की वजह से के टाइम्स बढ़ी, यहाँ पर मीडियम चेंज होगा, के टाइम्स बढ़ा, बाकी कुछ भी नहीं होना है। ध्यान रखना, ये बहुत काम में आएंगे क्वेश्चन सोल्विंग में, क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत काम के मतलब बहुत काम की चीजें हैं ये, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे चलो पोटेंशियल सेम है, तो फिर सर चार्ज के यहाँ पे चेंज होगा, कितना चेंज होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज है Q, वो Q जो है, अच्छा Q इक्वल टू क्या होता है, CV। अच्छा लेकिन Q तो हम तो बाद का मामला देख रहे हैं, जब मैं इसको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं तब तो C डेस हो चुका होगा, बढ़ गया होगा। और V पोटेंशियल, इसने तो पोटेंशियल को मेंटेन करके रखा है V0, तो ये तो V0 ही रहेगा। तो Q इक्वल टू C डेस कितना हो जाएगा, K C0 V0, क्या हो जाएगा, K C0 V0। और C0 V0 ये तो शुरू वाली बात हो गई भाई, यहां पे इसका कैपेसिटेंस शुरू में क्या था, C0 था, और ये आने के बाद क्या बन गया, C डैश। यहां पर भी शुरू में कैपेसिटेंस C0 था। तो मुझे बताओ Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो शुरुआत में चार्ज कितना होगा, जितना C0 V0 होगा, क्योंकि शुरुआत में कैपेसिटेंस C0 था, पोटेंशियल V0 था, तो चार्ज Q0 रहा होगा। तो C0 V0 क्या हो गया, Q0। तो मतलब चार्ज K टाइम्स बढ़ गया, चार्ज यहाँ पे बढ़ गया है, ध्यान रखना K टाइम्स बढ़ गया, इसका मतलब जरूर ये आने पर यहाँ पे चार्ज में कमी आई थी, वो किसने पूरी की, सॉरी कमी नहीं आई थी, यहाँ पर हुआ क्या था कि पोटेंशियल कम हो गया था, उसमें नहीं हुआ था कुछ, पोटेंशियल में कमी आ गई थी, तो इसने क्या किया, चार्ज को यहाँ पर देकर पोटेंशियल को मेंटेन कर दिया। तो इसने चार्ज को दिया, कितना चार्ज दिया, K Q0। यहाँ पे क्या होगा, इधर मैं देखो पोटेंशियल की बात करूं, तो पहले पोटेंशियल क्या था, V0 था, अब पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई सी। Q जो चार्ज था Q0 और C तो C डैश, तो ये तो हो गया Q0 और C डैश क्या है, K C0। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है Q0 अपॉन C0 क्या होगा बताओ, क्या यहाँ पे चार्ज Q0 था, V0 था, C0 था, तो मुझे बताओ क्या ये Q0 अपॉन C0 V0 नहीं होगा, मतलब जो शुरुआत में पोटेंशियल था, हाँ, इसलिए क्या हो जाएगा V0 अपॉन K। तो पोटेंशियल में K टाइम्स की कमी आ जाएगी, यही तो हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल की K टाइम्स की कमी आ रही थी, लेकिन बैटरी ने मेंटेन कर दिया, तो चार्ज बढ़ा दिया इधर। और यहाँ पर क्या हुआ था, पोटेंशियल में K टाइम्स में कमी आ रही थी, तो आने दी, क्योंकि चार्ज आएगा कहां से उसको मेंटेन करने के लिए, तो चार्ज तो कांस्टेंट रखना है, क्योंकि देने के लिए कोई बचा ही नहीं ना। तो पहले इसके पास पोटेंशियल V0 था, लेकिन अब क्या हुआ, K टाइम्स कम हो गया, जैसे मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया, तो ये इंट्रोड्यूस होती जा रही इधर। चलो तीसरा मामला हो गया, चौथा मामला बताओ, पोटेंशियल पे क्या होगा, पोटेंशियल के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड से अच्छे समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे Q बढ़ गया और Q0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E0 हो जाएगा, शुरुआत वाला मामला। तो ये तो हो गया K E0, मतलब क्या हुआ है, बाप रे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स बढ़ गया। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट आएगा, E इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q तो Q0 ही है, वो तो चेंज ही नहीं हुआ है ना, सॉरी क्या हुआ यहाँ पे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अच्छा Q कहाँ है, Q तो सेम है ना। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो गया K Q0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इधर चार्ज ज्यादा आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, Q तो हमारा हो गया Q0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रुको इसको ऐसे नहीं देखते, रुको ऐसे क्या चीजें गलत हो रही है ना, हम इसको देख लेंगे, रुको। इसके पहले मैं पोटेंशियल पे बात करूँ, तो पोटेंशियल की कर चुका हूँ ना मैं, यहाँ पे पता, अच्छा उस पोटेंशियल से करूँ ना इसको, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अच्छा E इक्वल टू V अपॉन डी होता है, हाँ इससे करो, E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन डी, तो V क्या है V0 और D तो ये सेपरेशन है,
और वी नॉट अपॉन डी, ये तो शुरू वाला ही मामला बन गया, वी नॉट अपॉन डी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ई नॉट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट बना रहता है। हाँ, वो मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट गलत लगाया था, है ना, उसको इग्नोर कर देना, ये ध्यान रखना। ई क्या है, वी अपॉन डी, तो वी नॉट अपॉन डी है, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट। ये क्या है, कांस्टेंट बना रहता है, ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आता है ना। लेकिन इधर क्योंकि इसमें क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आ जाती है, तो वो ये पूरी कर देता है ना। अच्छा, इधर क्या होता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जल्दी बताओ। ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी होता है, लेकिन यहां पर मैंने वी देखा, वी क्या होता है, क्यू नॉट अपॉन के सी नॉट डी, है ना, ये होता है ना। तो क्यू नॉट अपॉन सी नॉट डी, तो अच्छा क्यू नॉट अपॉन सी नॉट क्या होगा, क्यू अपॉन सी क्या होता है, वी नॉट, तो ये हो गया वी नॉट अपॉन के डी, और वी नॉट अपॉन डी क्या होता है, ई नॉट, तो ई नॉट अपॉन के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के टाइम्स कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम, है ना। ये चौथा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरते उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में के टाइम्स की कमी आ जाती है, जो इधर देख पा रहे हो आप, के टाइम्स की कमी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर बैटरी लगी हुई है तो वो मेंटेन कर देती है वापस, तो इसलिए ई क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है ना। जैसे वी कांस्टेंट बना रहता है, ऐसे ई भी कांस्टेंट बन जाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि कोई देने के लिए वापस, है ना, वापस चार्ज वगैरह देने के लिए कोई है नहीं, इसलिए वो कमी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। पांचवा क्या, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो C क्योंकि बाद का मामला, इसमें C डैश, और V तो पोटेंशियल तो कॉमन बना रहता है, तो V नॉट, तो क्या हो जाएगा, हाफ C डैश क्या हो जाएगा, C डैश का है K C नॉट, और इधर क्या हो गया, V नॉट स्क्वायर। तो K को अलग करो, तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, ये तो शुरू वाली एनर्जी होगी, तो इसका मतलब K U नॉट, शुरू वाली एनर्जी, सॉरी ये U ही रहेगा। तो एनर्जी भी K टाइम्स क्या हो गई, बढ़ गई, एनर्जी K टाइम्स बढ़ गई। इधर क्या होगा, जल्दी देखो, U इक्वल्स टू हाफ क्या था, C डैश, और V भी चेंज हुआ है यहाँ पे, है ना, तो V स्क्वायर, तो इसको हाफ C डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, जल्दी बताओ, K C नॉट। V को मैं क्या बोल सकता हूं, V जो है ना, जो बाद वाला V था क्या हो गया, तो V नॉट अपॉन K, तो V नॉट अपॉन K का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे U जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ K C नॉट V नॉट स्क्वायर K स्क्वायर, एक K से एक K कैंसिल, तो U इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, और अपॉन में आ गया K, तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, ये तो इनिशियल था, तो U जो था U नॉट बाई K, मतलब एनर्जी K टाइम्स यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ पे एनर्जी K टाइम्स कम, यहाँ पर एनर्जी K टाइम्स ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम, यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट, यहाँ पर पोटेंशियल K टाइम्स कम, यहाँ पर चार्ज K टाइम्स बढ़ जाएगा, यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट, और क्या बच रहा है, यहाँ इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, इसका भी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करने में ये बहुत मदद करेंगे आपकी, है ना, तो बिल्कुल इनको अच्छे से कर लेना, है ना। तो ये मैंने आपको क्या है अच्छा, एक वो फॉर्मूला भी देख लेना, है ना। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, QI जो है, QI माइनस Q1 अपॉन K के बराबर होता है, जो इंड्यूस्ड चार्ज है। अगर मुझे डेंसिटी देखना हो तो सिग्मा I अपॉन A होगा एरिया, तो माइनस Q भी क्या हो जाएगा, सिग्मा फ्री अपॉन एरिया 1 अपॉन K, तो A से कैंसल, तो यहाँ पे सिग्मा I को ही मैंने बाउंड चार्ज बोला था, तो ये फ्री चार्ज जो है, फ्री चार्ज डेंसिटी उसका 1 माइनस, मतलब वो 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा बाउंड चार्ज। जो बाहर फ्री चार्ज है ना, उसका इस टाइप से हम करके बाउंड चार्ज भी निकाल सकते हैं वहां पे, अगर निकालना चाहे तो। यही तुम्हें पता है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसी को मैं बोलता हूं P। तो ये P का भी फॉर्मूला बन गया, सिग्मा बी ही P है, तो P बराबर क्या होगा, सिग्मा बी माइनस सिग्मा फ्री, यानी कि जो भी फ्री चार्ज डेंसिटी है, फ्री चार्ज जो बैटरी दे रही है वहां पे कैपेसिटर पे, उसका 1 अपॉन K टाइम्स हो जाएगा, लेकिन उसका नेगेटिव, है ना, क्योंकि पोलराइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, तो इसलिए, और वही बाउंड चार्ज है और वही अपना पोलराइजेशन है। ठीक है, हाँ वो मैंने वहां पे नहीं बता पाया था, तो ठीक है, वो अब देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी आप ऐसे भी देखना चाहो तो ऐसे भी आप देख सकते हो उसको। तो ये आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी है, कल से मैं इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक दो लेक्चर मान के चलो, 1-2 लेक्चर में मैं इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो करवाऊंगा।
उसके बाद हम देख लेंगे इनके कॉम्बिनेशंस, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस, किस किस टाइप से इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं और उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और ऐसे करते करते हमारा ये जो चैप्टर है खत्म होगा, है ना। तब धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे खत्म नहीं हो गया है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी बस इसके क्वेश्चन है, फिर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, है ना। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ के उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, है ना। आपने लास्ट तक वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और अगले हमारे लेक्चर तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।